मोटिवेशनल बातें आपको बताएंगे। मैं सर को वेलकम करती हूँ। प्लीज सर। नमस्कार। मैं आज पुनः यहाँ हाजिर हूँ और माँ सरस्वती का सुमन करके अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल का जो हमारा सेशन था उसमें आपने बोरिंग फील की, एंजॉय किया या बोरिंग फील की तो कितने परसेंट की, या एंजॉय किया उसको समझा कितने परसेंट समझा। तो पहला सवाल मेरा यह है, आप कल बोर हुए या आप समझ सके, कितने परसेंट समझ सके आप मेरी बात को, क्योंकि मैं सवाल पूछने वाला हूं कल के बारे में आपसे। कल हमने जो किया 5 मिनट के अंदर हम उसे रिवाइव करके ताकि सीक्वेंस बन जाए, ये जिसे आप वार्मिंग अप कह सकते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा उसे दोबारा रिवाइज करने के लिए, ताकि आगे ट्यूनिंग बन सके, वो विषय कंटिन्यू हो सके। कल रिटेल ट्रेडर के बारे में, रिटेल मैनेजमेंट के बारे में हमने जो आप अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। जो मैं लिख रहा हूं जहां गलती हो आप मुझे जरूर बताएं, जो उनके बताएगा उसके लिए प्राइज है स्पेशल। हाँ जी, मैंने लिखा है इसके अलावा। गुड। अब मैं इससे वही बता। निधि कौन है हमारे बीच में? निधि है किसी कोई नाम? बीकॉम सेकंड ईयर निधि, आप आ जाइए। निधि एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने यहां से जाने के बाद इस कोर्स में पढ़ा तो उसमें इंटरेस्ट लिया। मेन बात होती है कि यहां पढ़कर ओवर, थिंग्स आर ओवर, कि बस खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम होता ना। लेकिन आपने जाकर, मेरे एक और मित्र है उनका फोन आया था, आप आ जाइए इधर, कि इन्हें सेशन अच्छा लगा, इन्होंने इंटरेस्ट लिया। एक जोरदार तालियां निधि के लिए। और ये बहुत है, यहाँ स्टडीज के साथ साथ बच्चों की ट्यूशंस, बच्चों एज ए प्रोफेशन इन्होंने अभी अपने टीचिंग को अपनाया है। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्टडी के दौरान दूसरे बच्चों को ट्यूशन करके। जोरदार तालियां एक बार निधि के लिए। अब आप बताइए इसमें क्या क्या छूट रहा है? नहीं, जो आपने पढ़ा इसमें कुछ छूट रहा है क्या पूरा है? स्टोर मैनेजमेंट तो हो गया, उसी में रैक मैनेजमेंट था, स्पेस मैनेजमेंट था, और क्या रहेगा? ध्यान का ही तो मामला है। आप कह रहे हैं कि ध्यान नहीं आ रहा, सारी जिंदगी मामला ध्यान का ही है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जहां ध्यान हटा शो फ्लॉप। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट छुटा है वो है लोकेशन। सबसे पहले लोकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहां आना चाहिए। और कोई? थैंक यू। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो लोकेशन में आएगा कि वहां होनी चाहिए। लोकेशन वो देखनी है जहां ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक कन्वीनियंस हो, पार्किंग। पॉइंट जो हमने डिस्कस किए जो रिटेल मैनेजमेंट के, उसमें और क्या था? कोई और? निधि ने इंटरेस्ट लिया, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे इस कोर्स को रिवाइव माइंड में जरूर करेंगे, तभी इसकी उपयोगिता सिद्ध होगी।
जीएसटी अपने आप में सब्जेक्ट नहीं था। जीएसटी मींस लीगल पॉलिसीज, जो लीगलिटीज है, जो हमें लाइसेंस लेने हैं, जो हमें ड्रग का बिजनेस करना है वो अलग है। जीएसटी इसमें एक जरूरी हो चीज। गुड, जोरदार तालियां उन्हीं के लिए। आज ये पूरा है। कल के बारे में कोई सवाल? कल के बारे में कोई सवाल अगर आपके माइंड में हो और जो क्लियर ना हो, जिस संबंध में कोई आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। आ जाइए, इधर आइए। आपका नाम? कल आपने कस्टमर रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था कि हमें अपने कस्टमर के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी चाहिए, जिससे वो अपनी बात हमारे साथ लेने आए। तो जो कस्टमर रिलेशनशिप वाला हेड है वो इनमें से किसी टॉपिक्स में आएगा या वो अलग? तो स्टोर मैनेजमेंट बताया था, स्टोर में स्पेस है, रैक है, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी कम्युनिकेशन बताया था कि जब कस्टमर एंटर होता है तो आपकी स्माइलिंग ही नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वैरायटी तो उसे बाद में पता चलेगी ना। तो स्टोर मैनेजमेंट में आपका पहले कम्युनिकेशन था। जोरदार भव्य के लिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका मतलब है सबने घर जाके माइंड में सोचा है कुछ ना कुछ। तो एक जोरदार तालियां आप सबके लिए जो इस कार्यशाला को उपयोगी बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। और भव्य के सवाल से मैं आज की बात शुरू करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये, कस्टमर रिलेशनशिप। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि रिटेल मैनेजमेंट की बैकबोन क्या है? इन्होंने बताया कस्टमर रिलेशनशिप और आज की जो कल की कार्यशाला थी, सेशन थी, उसकी अखबार में भी कटिंग आई हुई है आप सभी की फोटो के साथ, और उसमें ये लिखा हुआ है, मेन हेडिंग है ये, कि क्या है रीड रिटेल मैनेजमेंट की। रिटेल मैनेजमेंट की जो रीड है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है कंज्यूमर, क्योंकि रिटेल ट्रेडिंग कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर को हमें बेचना है। अगर वो सेटिस्फाई है तो यू विल बी विनर। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई कैसे हो? आप बोलिए, आ जाइए इधर आइए। क्या नाम आपका? शुभम माइचुरी। प्रोवाइड करते अति प्रोवाइड अति क्वालिटी पैक देते उनके साथ अच्छे रेट व्यवहार करेंगे, सीधे अपनी दुकान से रखते थे, सामान एकदम से 50% में रखते थे, और तक प्राइसिंग फिक्स पे रखते थे कि एक व्यवहार एक दूसरे से गलत व्यवहार होगा, अभी काम मिलाते वहीं बहुत अच्छा, थैंक यू। जोरदार तालियां शुभम माइचुरी के लिए। इन्होंने कहा कि जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे तो सेटिस्फाई होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी बातें आपसे शेयर इससे आगे की करना चाहता हूँ कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। ये दो चीजें रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। किसी ने कहा है कि अगर ग्राहक की करोगे परवाह तो ग्राहक करेगा वाह वाह, और ग्राहक को करोगे अगर कराओगे इंतजार तो हाथ से खो बैठोगे व्यापार। अगर आप इंतजार करा रहे हैं तो इसका मतलब आप ग्राहक की परवाह नहीं कर रहे। आपको केयर करना है। आप केयर सब जगह करते हैं, घर पे भी करते हैं, परिवार में भी करते हैं, रिलेशनशिप में भी करते हैं,
तो बिजनेस में जो कस्टमर रिलेशंस है उसकी आपको परवाह करनी है। कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, अपना माल कैसे बेचा जाए, इसके लिए छोटी सी आपको स्टोरी से बात शुरू करना चाहता हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा, आपको काफी कुछ स्टोरी के माध्यम से समझ आ जाएगा। मनोविज्ञान समझना है हमें कंज्यूमर का, कस्टमर का। एक राजा थे, वो शिकार पर गए जंगल में। एक राजा थे, वो जंगल में शिकार पे गए और वो रात हो गई, उन्हें शाम हो गई, वो लौट नहीं पाए और थक गए, उन्हें भूख लग गई। अब जंगल में भूख लगी हो तो राजा भी क्या कर सकता है। उन्होंने दूर देखा, एक आप जैसा कोई आपकी उम्र का एक युवक was selling eggs, अंडे बेच रहा था। राजा प्रफुल्लित हुआ, उसने कहा चलो कुछ तो दिखाई दिया, उसकी तरफ दौड़ा, उसने कहा भाई 2 अंडे दे दीजिए मुझे। उसने 2 अंडे दिए, उसने खा लिए। उसने राजा ने सवाल किया उस युवक से कि कितने पैसे देने भैया। उस युवक ने कहा 100 रुपीज, 100 रुपए। तो राजा होने के बाद भी राजा हैरान हुआ, उसने कहा 2 अंडों के 100 रुपए, आर एग्स आर सो रेयर हियर, क्या अंडे इतने कम होते हैं, क्या इतने महंगे। तो उस युवक ने क्या जवाब दिया, उसने कहा सर एग्स आर नॉट रेयर हियर, किंग्स लाइक यू आर वेरी रेयर हियर। आप जैसा कोई राजा कभी कभार एक आधा इधर आता। तो राजा ने तुरंत 100 रुपए निकाले उसे दिए। तो उस युवक के साथ जो उसका साथी था, उसने पूछा क्या कहा आपने, आपको पता था ये क्या ऐसा राजा है, कभी कभार आते हैं। उसने कहा मुझे ये कुछ नहीं पता, ये राजा है, कभी कभार आते हैं, मुझे ये पता है कि व्यक्ति के जेब से पैसा कैसे निकलवाया जाता है। क्या किया उस युवक ने, उसके मनोविज्ञान को नोट किया, उसकी ईगो को उभारा। अब राजा है, जिसको राजा को 100 रुपए देने में दिक्कत हो, तो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे पहले कस्टमर की ईगो को सेटिस्फाई करना। और वैसे तो ये पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में रिलेशनशिप अगर आपने मेंटेन करनी है तो दूसरों की ईगो को अगर एनालाइज करके चलेंगे तो आप सफल रहेंगे। लेकिन कहीं और परिवार में, समाज में ईगो आ भी जाए, लेकिन बिजनेस में, रिटेल मैनेजमेंट में रिटेलर की ईगो कभी नहीं आनी चाहिए। जिस रिटेलर ने अपनी ईगो दिखा दी वो कभी सफल नहीं होगा। इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन में सबसे पहली कोई चीज है तो है कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, उसकी ईगो को पढ़ना, वो चाहता है। अगर वो युवक उससे अड़ जाए कि जी ये तो महंगे आते हैं अंडे मेरे, या कम होते हैं, इससे कम नहीं होगा जी, आपने लेने लो नहीं तो ना लो, तो गेम इतनी आसान ना होती। उसने एक सेंटेंस कहा कि आप जैसा राजा, तो आप भी कस्टमर की इंडिविजुअलिटी को पढ़ें। इसके लिए आपको उसके बिहेवियर को रीड करना होगा, बिहेवियर की तरफ आपको ध्यान रखना होगा। और कस्टमर का बिहेवियर रोज चेंज होता है। आप नोट करें, अपने आप को नोट करें कि आप पहले जो चीजें इस्तेमाल करते थे 5 साल पहले, आज वो नहीं करते। आज उनसे अपग्रेड की करते हैं, लोअर ग्रेड की करते हैं, जैसे जिसकी सर्कमस्टांसेस होती हैं वो उसी तरह के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, कहीं ना कहीं आप भी कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझने के लिए आप अपने मन का अध्ययन करें। एक ग्राहक है जो आपकी दुकान पर आता था और पहले टोपैज नाम का एक ब्रांड आता था ब्लेड का, शेविंग के लिए। टोपैज आपने सुना कि नहीं? आपसे बहुत पहले आता था टोपैज, एक सिंपल ब्लेड आता था, शेविंग के लिए लोग खरीदते थे। वही ग्राहक जब 5 साल बाद उस स्टोर पे जाता तो वो कहता है जी मुझे जिलेट का चाहिए। तो ग्राहक के इस बिहेवियर को एनालाइज करना पड़ेगा रिटेलर को कि पहले टोपैज मांगता था, आज जिलेट मांग रहे हैं। जिलेट और उसके कॉस्ट में बहुत फर्क है, महंगा है। तो क्या कारण हुआ? इन बातों का एनालाइज करना ही बिहेवियर मैनेजमेंट है, सेटिस्फेक्शन मैनेजमेंट है। वो ग्राहक किस सोसाइटी में रहता है,
किस तरह की उसकी एजुकेशन है, किस तरह से सोसाइटी में जाके उसका जो सोशल स्टेटस का सेगमेंट है वो बदल रहा है। पहले वो एक लोअर कैटेगरी के लोगों में रहता होगा, अनएजुकेटेड के लोगों में रहता होगा, फिर वो एक थोड़ी हाई एजुकेटेड या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लोगों में जाने लगा। उसको नॉलेज हुई ब्रांड्स की, उसे लगा कि ये जिलेट ब्रांड जो है ये अच्छा है, ज्यादा चलता है, कॉस्ट इसकी उतनी पड़ती है, ज्यादा मार्जिन नहीं है, तो उसने इस बात की स्टडी हमें करनी है कि जब वो ग्राहक आए तो आपको जी आपके लिए तो मैं जिलेट रखता हूँ, मैं टोपाइज रखता हूँ। जब से आप आए हैं जिलेट मैंने टोपाइज रखना ही बंद कर दिया, तो ही विल फील लाइक ए किंग। आपको ग्राहक को किंग फीलिंग देनी है। ये मेरी बात ध्यान रखना, ये किताबों में नहीं मिलेगी नॉलेज आपको। और फ्लेक्सिबल होकर चलना, ईगो बिल्कुल नहीं रखनी, जिद बिल्कुल नहीं रखनी। किसी ने कहा है कि आंधियां मजबूत दरख्तों को गिरा जाएंगी। मजबूत दरख्त होते हैं, पेड़ अड़ के खड़े होते हैं। आंधियां मजबूत दरख्तों को गिरा जाएंगी, शाख वही बच पाएगी जो लचक जाएगी। वैसे तो लचक जीवन में हर जगह जरूरी है, परिवार में भी, रिलेशनशिप में, सब जगह। लेकिन आप अगर ग्राहक के साथ अड़ गए तो उस समय तो वो ले जाएगा, उस समय वो आपका प्रोडक्ट ले जाएगा 19-21 करके, लेकिन नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट विजिट योर स्टोर। क्योंकि आप जबरदस्ती जब किसी से मनवाते हैं कोई चीज तो मनवा तो लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती कोई बात मनवा तो लेते हैं, वो मान भी जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में ज्यादा लोग नहीं पड़ते, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका सम्मान कम हो जाता है, आप कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। हस्बैंड का खरीदा जा रहा हो लेकिन उस डील में इन्फ्लुएंस वाइफ का चल रहा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वाइफ उसे कहती हो कि ये वाला कलर कर दिया, ये वाला अच्छा नहीं लगेगा, तो इन्फ्लुएंस जो वाइफ का है वो उस परचेज को इफेक्ट कर रहा है। और कौन अथॉरिटी है उस प्रोडक्ट को खरीदने की? मान लिया 3 पर्सन आते हैं आपके पास, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है 16 इयर्स ओल्ड। वो अपने लिए कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, महंगे से महंगा, लेकिन उसे अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी तो फादर को है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका डिसाइडर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है और अथॉरिटी कौन है उसको परचेज करने में। जब आपको पता लग जाएगा कि वाइफ इन्फ्लुएंसर है, वाइफ डिसाइडर है, वाइफ इसकी, तो आप वाइफ को कह सकते हैं भाभी जी क्या लोगे आप, समोसा यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। उसके मनोविज्ञान पे आप काम करेंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? विजुलाइज करके देखिए इस बात को। ये बहुत प्रैक्टिकल मैं डील आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आने वाले समय में फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, क्योंकि मार्केटिंग में भी ये चलना है। मार्केटिंग और सेल्स में ये नीति आपको अपनानी है कि उसके लिए इन जो कस्टमर बिहेवियर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था या जो बताया था मैंने, स्टोर मैनेजमेंट, वैरायटी, लीगलिटीज, ये तभी कामयाब होगी जब आपकी दुकान पे कस्टमर विजिट तो करे। पहले आपने सब कुछ बना लिया, स्टोर बढ़िया बना लिया, वैरायटी बहुत अच्छी रख ली, पॉलिसीज पूरी कर ली, लाइसेंस ले लिया, और कस्टमर ही नहीं आ रहा। आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, आपकी कम्युनिकेशन को देख के, और अगर कभी वो आया तो आपके उसके साथ इतनी बात पे अड़ गए, अजी मैं जानता हूं सबको जी, अरे मैंने बहुत 20 साल से काम कर रहा हूं। तो इस तरह की बातें कस्टमर को प्लीज नहीं करती। तो आपको सबसे पहले कस्टमर को प्लीज करना, सेटिस्फेक्शन देना है, और सेटिस्फेक्शन सर्विसेज से होता है। ये मैं आगे बताऊंगा। पहली बात सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन के लिए बिहेवियर एनालिसिस। राइट? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को ये बात समझ आई? बाकी लोगों को नहीं आई जिन्होंने हाथ नहीं उठाया? ये
जिनको नहीं समझ आई वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। क्यों नहीं समझ आई ये बात, या वैसे आलस के कारण हाथ नहीं ऊपर उठा पाए? कितने लोगों को कस्टमर बिहेवियर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट है। हाथ उठाकर बात बताओ मुझे। अब काफी लोगों का दूसरी बात, अभी तक मैं बात कर रहा था आपसे सेल्स की। सेल्स और मार्केटिंग मिलते जुलते शब्द हैं, एग्री और नॉट? जब आप कहते हैं मार्केटिंग में मैं जा रहा हूं तो सेल्स में जा रहे हैं। सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग? वेरी गुड, किसी ने हिम्मत की इस सवाल का जवाब देने की? रक्षित चौधरी जी बताइए। सेल्स एक पार्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज आती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, फिर हमारा जैसे कि बहुत सारे पैनल लगा देने की यहाँ पर हमारी दुकान है, और सेल्स तो बस मेन पेज ही है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक जोरदार तालियां रक्षित चौधरी जी। बहुत एप्रोप्रिएट जवाब दिया इन्होंने कि मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। मार्केटिंग एक स्ट्रेटजीज का पार्ट है ज्यादातर, कि आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस पे सोचते हैं, माल कैसे बेचा जाए, ये मार्केटिंग है। और सेल्स जब बिलिंग होती है, सिर्फ प्रोडक्ट को ग्राहक को बेचना है। जब उन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हुए उस प्रपोज कस्टमर को ओरिजिनल कस्टमर में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल। अंडरस्टैंड? एक कस्टमर को आप तैयार कर रहे हैं कि सर मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसकी प्राइसिंग बड़ी कॉम्पिटिटिव है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, दिस यू आर डूइंग मार्केटिंग। जब वो कन्वर्ट हो गया, आपसे एग्री हो गया और उसने पर्स निकाल लिया कि बिल बना दीजिए, दैट इज द मोमेंट ऑफ सेल्स, दैट इज इवेंट ऑफ सेल्स, जब बिलिंग हो गया। तो मार्केटिंग के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आप क्या पॉलिसीज बनाएंगे कि सेल बढ़ जाए? इसके लिए कई सारी पॉलिसीज हैं जिसमें मैं बहुत संक्षेप से आपसे बात करके जा रहा हूं, और उसकी बैकबोन सेटिस्फेक्शन और बिहेवियर ही है, पहले मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ हमें कस्टमर को ऑफर्स देनी पड़ेगी। तो पहली पॉलिसी है मार्केटिंग की अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। पढ़ाया होगा मैडम ने आपको, अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। जैसे मैंने कल भी बताया था, क्रॉस सेलिंग के लिए आपके पास कोई एक प्रोडक्ट खरीदने आया तो उसे दूसरा प्रोडक्ट ऑफर कर दें कि आप ये भी ले लें। जैसे मैंने ब्यूटी पार्लर का उदाहरण दिया था कि आपसे कोई हेयर कट कराने आई लेडी, तो आपने कहा कि आप वैक्सिंग भी करा लीजिए, आप फेशियल भी करा लीजिए, ये सारा कुछ एक पैकेज में आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। आजकल आपने देखा पैथोलॉजी लैब वाले ये कर रहे हैं क्रॉस सेलिंग की। उन्हें कहो कि मेरा अमुक टेस्ट करना, ब्लड का ग्रुप चेक करना, वो कहते हैं पैकेज आया वो 1500 रुपए का, 500 टेस्ट है वो करा लीजिए। 500 टेस्ट, 50 टेस्ट, इतने में हो रहे सारे करते हैं, उसकी सेल बढ़ गई। अगर वो ब्लड टेस्ट का आपने ग्रुप करना, वो आएगा कि मैं कर रहा हूँ, उसमें कुछ तो मिलने 50 रुपए। क्रॉस सेलिंग आपको दिखा के वो 1500 रुपए की सेल करते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैकडोनाल्ड में जाते हैं या पिज्जा में जाते हैं, आप कौन सा ये डोमिनोज क्या है उसका ब्रांड, डोमिनोज ही है ना। तो वो आपको, आप कहते हैं बर्गर दो, वो कहते हैं फ्रेंच फ्राइज भी ले दो। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वहां जो गर्ल्स बॉयज स्टाफ खड़ा होता है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जो मैं आज आपको यहाँ दे रहा हूँ कि क्रॉस सेलिंग करनी है। जब भी आपसे कोई, आप गर्ल्स बैठी हैं, आप शॉपिंग के लिए जाती होंगी, आप स्कर्ट खरीदने जा रही हैं, वो सेलमैन जो है या वो सेल गर्ल है, वो आपको कहती है मैम ये टॉप ले लीजिए, वो टॉप की ड्यूटी मैम
फला हीरोइन ने ये पहनी थी, इसी के नाम उल्लेख किए। और अगर आप ये पहनोगे और इसे पहन के सेल्फी डालोगे ना, 500 लाइक्स आएंगे कम से कम, तो आपका मन बदलने लगता। अच्छा, तो दिस इज क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग स्किल। आप लेने गए थे शर्ट, आपने टॉप भी खरीद लिया, उसकी डबल सेल हो गई। तो इस तरह से ये क्रॉस सेलिंग है। दूसरी है अप सेलिंग। जब आप कोई चीज, कोई आपसे कंज्यूमर खरीदने आता है, तो आपको सपोज आप चश्मा बेच रहे हैं, तो कहता है ये कितने का है सर? 200 रुपये। लेकिन उसके साथ यार ये सर ये 200 का, लेकिन ये 300 का, लेकिन क्वालिटी का बहुत ज्यादा फर्क है, उसे 300 वाला दिखाए तो उसे अपील होगी तो 300 का ले जाएगा। आपकी सेल अपकमिंग के चक्कर में 200 की जगह 300 पे, दैट इज कॉल्ड अपकमिंग। आप महंगा प्रोडक्ट थोड़ा सा दिखाएं और उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी क्वालिटी का रेशो बढ़ा दें। इस सर ये शर्ट 200 रुपए की है, लेकिन 400 वाली ये प्योर कॉटन है, इसमें थोड़ा सिंथेटिक, ये कंफर्ट ज्यादा है, लुक इसका बहुत अच्छा है, टच इसका बहुत अच्छा है, तो वो 400 वाली के लिए कन्विंस होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि डिफरेंस 200 रुपए का है। तो आपकी अपकमिंग सेल रहेगी, अपकमिंग एंड क्रॉस सेल। ब्यूटी पार्लर के उदाहरण से आप समझे होंगे कुछ, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स का ये सपना होता है, क्योंकि आज आने वाले समय में बड़ा फ्यूचर है, बड़ा स्कोप है इस बिजनेस का, और बड़ी कम कैपिटल में शुरू किया जा सकता है। लेकिन आप ब्यूटी पार्लर शुरू कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को अटेंड ना कर पाए, वो मुझे उम्मीद है कि जब कोई भी यहाँ से रिटेल बिजनेस शुरू करेगा तो आपको मेरी ये बातें जरूर याद आएंगी। ग्रास रूट मार्केटिंग होती है, पॉलिसी है। ग्रास रूट मार्केटिंग क्या है? एक कम्युनिटी या एक सेगमेंट को फोकस करना। जैसे लाजपत नगर में लेडीज सूट की मार्केट है, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी मार्केट है। तो वहां के शॉपकीपर्स ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि लाजपत नगर की रहने वाली महिलाओं को 100 रुपए प्रति सूट में छूट मिलेगी। उन्होंने लाजपत नगर की महिलाओं को फोकस किया है, पूरी कम्युनिटी को। तो उनकी एक कम्युनिटी वो सारी उसी दुकान पे जाती है, यहाँ 100 रुपए की डिस्काउंट है। आप पॉइंट्स, आपने ये बाटा की पॉलिसी देखी होगी, पॉइंट्स मिलते हैं। आप जब एक शॉपिंग करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, जब अगली बार शॉपिंग करते हैं तो उसमें डिस्काउंट मिल जाती है। यू आर ट्रीटेड एज द ओल्ड कस्टमर, आपको अच्छा लगता है। तो ये सारी मार्केटिंग की कुछ इस तरह की पॉलिसीज हैं जिनको आप बनाकर अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन इस संबंध में, कोई किसी तरह का? Now next point is very important, finance in retail trade. धन तो सब जगह इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ ट्रेड में, परिवार में, समाज में, कहीं भी जाए पैसे के बिना कोई गति है नहीं। तो जब भी फाइनेंस का कोई सवाल आता है तो हम बजटिंग की बात करते हैं, बजट बना ले। मेरी बात फाइनेंस पे चल रही है, प्लीज अगर आप फोन थोड़ा सा अवॉइड करते तो सभी का ध्यान डाइवर्ट होगा, मेरा भी ध्यान डाइवर्ट कर रहा है, डोंट माइंड। जब बजटिंग की बात आती है तो आप सोचते हो मैंने कितना किसका देना है, कितना किससे लेना है, कहां से ये पैसा आना है, आपके माइंड में बजट चलने लगता है। हालांकि बहुत भारी भरकम शब्द लगते हैं, बजटिंग, फाइनेंस, लेकिन इसके बिना गति नहीं। अगर आप इसे समझ लेंगे तो अपनी असफलताओं के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। अगर बजटिंग करके आप चलेंगे, प्लान करके चलेंगे। क्यों खराब हो जाता है बजट? मैंने कल आपको बताया था कि 47 ट्रेड, रिटेल ट्रेड 5 साल में बंद हो जाते हैं। क्यों होता है? उसमें ये बहुत बड़ा कारण है, लोग बजटिंग नहीं बनाते, अपनी कॉस्ट नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट नहीं गिनते। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकेशन महंगी सस्ती, आप आपके बजट पे डिपेंड करता है। स्टोर में स्टॉक कितना करना है, बजट पे डिपेंड करता है। अब आपने कितना, आपके क्रेडिटर्स हैं
और कितने डेटर्स हैं, इस बात का एनालिसिस करना पड़ता है। आपका बजट खराब हो सकता है। आपको पैसे की जरूरत है, आपने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया, उतना आपके बिजनेस में मार्जिन नहीं। सपोज आपने 1 लाख का लोन लिया और उसमें आपको साल का 20,000 रुपये ब्याज देना पड़ गया। कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गई ना, वो कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गई 20,000 रुपये, और आपका जो मार्जिन था सपोज 1 लाख की सेल में सारे उसमें 15,000 रुपये आपका मार्जिन था। मार्जिन आपका 15,000 है, कॉस्ट ऑफ फंड्स 20,000 है, तो कितने टाइम तक आप सर्वाइव कर पाएंगे? लॉस में जाएंगे, यू हैव टू क्लोज द बिजनेस। तो फाइनेंस बहुत बड़ी एक ताकत है बिजनेस की, खून की तरह, जैसे रगों में खून चलता है। अगर लिक्विडिटी कम होने लगती है तो समझ लो आपका बिजनेस डाउन होने लगता है। वो लॉस के कारण नहीं, आपके मिसमैनेजमेंट के कारण लिक्विडिटी कम होने लगती है। आपने जो क्रेडिटर्स, आपने उधार माल ज्यादा कर दिया, उस पे आपको ब्याज लग रहा है, और जो आपने उधार माल बेचा है, जो आपके डेटर्स है, उस पे आपका लॉस नहीं है। पैसा आपका मिसयूज नहीं हुआ, आपके घर के चीजों में पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, वो बिजनेस में रहा है। लेकिन जो आपके जिन लोगों ने आपको उधार दिया है वो तो आपसे मांग रहे हैं, और जिन लोगों को आपने उधार दिया है उसमें आपका वाची नहीं, आप बैठे चुपचाप, बिना मांगे कोई देगा नहीं। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। आज की डेट में बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आप जैसी जनरेशन जो टेक्नोलॉजिकली साउंड है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आगे हैं, मार्क, ERP सुना होगा सबने, एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज प्लान। वो सॉफ्टवेयर आपके अलर्ट लगाता है सब जगह कि आपका 30 दिन का उधार किस कस्टमर पे है, 60 दिन का उधार कहाँ है। जहां भी आप अलर्ट लगाना चाहे 60 दिन बाद वो आपको रिमाइंडर देता है। तो आप अगर कंप्यूटर में, फोन में, आपके फोन में सभी सॉफ्टवेयर चलते हैं, वो आपको बता देगा सॉफ्टवेयर की इस कस्टमर के पास आपका पैसा बहुत दिनों से ब्लॉक है, फ्रीज्ड है, तो यू जस्ट गिव रिमाइंडर, और आप 30 दिन का अलर्ट लगा के रखें। 30 दिन बाद आपकी डायरेक्ट कॉल जाएगी, आपके पास पैसा आ जाएगा और आप उधर क्रेडिटर्स को दे सकते हैं, ताकि आपकी लिक्विडिटी रेशो मैनेज हो जाए। आपने अपने आसपास मोहल्ले कॉलोनी में बहुत सारे दुकानदारों को ऑब्जर्व किया होगा, लोग कहते हैं ना मोटी भाषा में, यार ये तो टोपियां बदल रहा है। सुनी होगी आपने ये कहावत। लोग कमेटियां डाल लेते हैं मार्केट में, फंड्स उठा लेते हैं दूसरे से ब्याज पे, 4% पे, 5% पे, और आगे उतना मार्जिन होता नहीं, तो वो धीरे 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 उसकी दुकान में स्टॉक कम होने लगता है। आप जाओ किसी की दुकान में, भी उसकी दुकान के प्रोडक्ट साफ करने में दिल नहीं करता, डस्ट ही डस्ट है। कारण क्या है? फिर आदमी का मन हटने लगता है कि पैसे की लिक्विडिटी कम हो रही है, फिर आपकी घर की अपने ड्राइंग्स की जरूरत है, वो आप ड्राइंग्स नहीं कर पाते, तो आपका रेशो बिगड़ने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिटेल मैनेजमेंट में अपने फाइनेंस को मैनेज करना। और सपोज आप पे डेप्ट हो गया, उस पे वाच रखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में। डेप्ट इतना खतरनाक वर्ड है कि अगर इसे डेप्ट को डेप्थ भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कर्जे में डूब के बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। जो डेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना खतरनाक शब्द है। डेप्ट इज डेथ। कर्जे में अगर आप डूब गए और आपने समय रहते उसका इलाज नहीं किया तो यू विल बी नोवेयर। इसलिए आप आपके जो डेप्ट है उसकी लिस्ट बनाइए। जैसे क्रेडिट कार्ड है, मान लें उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, 30% बैंक चार्ज करते हैं। तो आपके पास जैसे ही किसी डेटर से पैसा है तो सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड बंद कराइए, वो पैसा जमा कराइए जिसमें 30% ब्याज है। फिर उसके बाद आप देखिए कि पर्सनल लोन को ले रखा, पर्सनल लोन पे भी 12-14% इंटरेस्ट है, तो आप उसे बंद कराइए। होम लोन पे इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा कॉस्ट का प्रेशर पड़ रहा है, उसे कम करें। और अपने स्टॉक को देखें।
आपने कल भी मैंने बताया था कि आपने स्लो मूविंग का ज्यादा स्टॉक कर लिया, फास्ट मूविंग का कम किया, जो प्रोडक्ट्स आपके पड़े हैं, तो आपकी जो लिक्विडिटी यहाँ इफेक्ट होने लगेगी, क्योंकि फास्ट मूविंग जल्दी घूमेगा, सेल में जल्दी पैसा आएगा, आपने उसका स्टॉक ही कम कर रखा है। और ऐसे में अगर आप कुछ ना कर सके और आपके पास अगर ऑप्शन है, कोई आपकी डेड एसेट पड़ी हो सकती है, आपका डेड स्टॉक पड़ा हो सकता है, उसे लाट के रूप में बेचते जो आपके 4 साल से कोई काम नहीं आया, तो उससे थोड़ी लिक्विडिटी बन सकती है। और कल आपने एक सवाल किया था, शायद आपने किया था कि नेचुरल कैविटीज में अगर बिजनेस बंद करना पड़े, आपने किया था। हाँ, तो मैं उसी पर आ रहा हूं। ये सारा प्रयास करने के बाद आप डेप्ट में रहे और आपका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया। आपने प्रयास सारे किए, जो मैं ये बता रहा हूं कि आपने सारे कर लिए, और सभी लोग ऐसे नहीं होते जिनके पास कोई डेट एसेट पड़ी हो, लॉट पड़ा हो, या लिक्विडिटी मैनेज हो सकती हो। मिस मैनेज हो गया, इसीलिए 47% बिजनेस बंद हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर बाउंस बैक करने की कोशिश मत कीजिए, बिजनेस को फिर बहुत देरी तक चलाने की कोशिश मत कीजिए, शट डाउन कर दीजिए, लेकिन बिजनेस बंद भी प्लानिंग से कीजिए। अचानक आपने बिजनेस बंद कर दिया, शॉप बंद करके यहां से आप दिल्ली चले गए, अपने क्रेडिटर डेटर्स के साथ मीटिंग कीजिए। कहते हैं ना कि घुड़सवार जो है घोड़े से गिरते हुए भी प्लानिंग से गिरे तो चोट बहुत कम लगती, उसे पता लग जाए कि मैं घोड़े से गिरने वाला हूं, तो ऐसा थोड़ा सा गैप बना दो, ताकि जब उसके ऊपर घोड़ा की टांग एकदम चढ़ जाए, वो इमीडिएट ना मर जाए। आप बात समझ रहे मेरी? कम से कम लॉस हो। आप देखिए, प्रायोरिटीज बनानी पड़ती है पहले बिजनेस को चलाने की, शुरू करने की, चलाने की, प्रॉफिट में आने की। आपने सारे प्रयास कर लिए, तो फिर अगर बंद करना पड़ेगा तो भी आप ये प्रायोरिटी बनाएं कि कम से कम लॉस हो, कम से कम रेपुटेशन खराब हो। बाउंस बैक ना करके आप स्टेप बैक करें, मैं ये बिजनेस करके और बहुत संभावना है। बहुत सारे लोग हैं, घबराइए बिल्कुल नहीं। एक बिजनेस नहीं चलता, लोगों ने 20-20 बिजनेस में फेल होकर 21वां बिजनेस कामयाब हुआ। सफलता जब आपके पास होती है तो लास्ट कदम पे आप ये सोचें कि आपका अगला कदम ही सफलता की ओर होने वाला हो। तो निराश बिल्कुल जीवन में न हो। अगर आपके सारे प्रयासों के बाद, और बहुत सारे बिजनेस आपकी लापरवाही के कारण ही खत्म होते हैं, कुछ टेक्निकल रीजन, कुछ आदमी के विकास के रीजन, कुछ सोशल रीजन ऐसे हो जाते हैं कि कुछ बिजनेस अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे जमाने में फोटो स्टेट आती थी, फोटो स्टेट के बाद इलेक्ट्रो स्टेट आ रही, तो फोटो स्टेट की मशीनें अपने आप ही लोहा बन गई। पहले ऐसे वाली फोटो स्टेट आती थी, बहुत आप लोगों ने नहीं देखी होगी। फिर इलेक्ट्रो स्टेट आ गई, फिर कलर्ड इलेक्ट्रो स्टेट आ गई। तो इस तरह के रीजन ऐसे हो जाते हैं कि व्यापार को आपकी गलती की वजह से नहीं बंद होता। इसलिए कभी भी आप निराश ना हो, मेहनत कीजिए, बिजनेस को चलाने की कोशिश कीजिए। सारे ये फंडे अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लेकिन अगर आप सफल हो जाए तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करें, उन सर्कमस्टांसेस में फिर बाउंस बैक करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी इन रिटेल मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज आप बहुत सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। ये जो मैंने आपको परेशानियां बताई है बिजनेस की, अगर आप टेक्नोलॉजी का ठीक ठाक उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की मैं अगर शुरुआत करूं तो जितने अब तक मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किए, हर एक में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। राइट फ्रॉम लोकेशन, राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, राइट फ्रॉम स्टोर मैनेजमेंट। आप स्टोर को जब मैनेज करते हैं, सीसीटीवी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आपकी अपनी सुरक्षा के लिए और कस्टमर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाइए। आपने वो देखा जब आप प्रोडक्ट भेजते हैं इजी डे और ये वी मार्ट और मेगा मार्ट में RFID टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं RFID क्या होता है?
कोई हाथ उठाकर बताए RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है, RFID, जिसे वो कहते हैं प्रोडक्ट बेचते हुए ऐसे लाइट से लगा के नहीं करते। जब आप कोई स्टोर खरीदने जाते हैं, शर्ट पैंट में वो ऐसे करते हैं, उसमें स्टिकर लगा होता है, स्कैन करते हैं उसको, बारकोड, तो उसे RFID कहते हैं। उससे क्या है, उस स्टोर की चोरी रुकती है, क्योंकि आजकल ओपन स्टोर है, कस्टमर वॉक करता है, काउंटर पे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, वो उधर जाकर उसे एक पैकेट अगर जेब में डाल दिया तो स्टोर से निकलते हुए तुरंत अलार्म बजता है, अगर वहां उसे स्कैन नहीं किया होगा चोरी पकड़ी जाएगी। तो आपको वो जो मैंने बताया था कि किस तरह से पुराने रिटेलर्स सारा दिन 24 घंटे अपने शोरूम के बारे में सोचते थे, अब वो समय नहीं रहा, लेकिन बशर्ते कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। ना दिया परिवार को वक्त, ना दिया परिवार को वक्त, ना पूरी हुई पर्चियों की फेरी, दिन भर चौकीदार बने बैठे रहे, फिर भी हो गई पैसों की चोरी। बहुत सारे रिटेलर्स दुकान में चौकीदार बन के बैठे, ईगल आइज की तरह, फिर भी चोरी होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। आपको इस तरह के चौकीदार बनने की जरूरत नहीं है। अब हार्ड वर्किंग का जमाना गया, अब स्मार्ट वर्किंग का जमाना है। और स्मार्ट वर्किंग क्या है? आप इतने स्मार्ट लोग बैठे हो, स्मार्ट वर्किंग क्या है? स्मार्ट वर्किंग ये है कि हार्ड वर्किंग कहां करनी है और कहां नहीं करनी। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्किंग की वैल्यू नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हार्ड वर्क का कोई विकल्प ना कभी था ना कभी होगा, लेकिन बिना बात के दौड़ते रहना, बिना बात के दुकान पे चौकीदारी करते रहना, जिसका विकल्प आप थोड़े से कॉस्ट देकर आप उसका विकल्प ढूंढ सकते हैं, अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो गो फॉर स्मार्ट वर्किंग, लेकिन ये देखना है कि हार्ड वर्किंग कहां करनी है कहां नहीं करनी है। बिना बात के एनर्जी को वहां लगाइए अपनी जहां उसका प्रोडक्टिविटी उतनी निकलती है। आपके पास अगर कस्टमर आए, उससे आप अपनी स्टोरी सुनाने में नहीं घबराएं। टेलिंग ए स्टोरी इज टेलिंग ए ग्लोरी। आपकी ग्लोरी बनती है। आप उसे कहो कि सर आप तरफ इतना पैसा है, इतने दिन हो गए हैं, मैं इस वजह से बड़ी दिक्कत में हूँ, मेरे घर की दिक्कत चल रही है, आप ये रिकवरी मैनेजमेंट भी आप साथ साथ करते रहे। ये भी आपको ऑब्जर्व करना है कि किस कस्टमर के साथ क्या बिहेव करना है। कस्टमर बिहेवियर में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जर्व द कस्टमर्स। इसके अतिरिक्त ऑल टेक्निकल मैंने आपको सभी बता दिया कि लोकेशन से लेके स्टोर मैनेजमेंट तक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट तक, थेफ्ट मैनेजमेंट तक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। इस सबसे ज्यादा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो टेक्नोलॉजी में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन प्योरली टेक्नोलॉजी की नॉलेज चाहिए। आज सबसे बड़ा उदाहरण ये है अमेज़न। ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, 20-30 साल से ये अमेज़न है। आपने जब से आप बड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, हमारे समय पे नहीं ना वो कुछ बनाता है ना बेचता है। अमेज़न का क्या प्रोडक्ट है? अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है, अपना कोई सेलिंग स्टोर नहीं है, सिर्फ वो डिलीवरी देता है और डिलीवरी में सर्विसेज देता है। तो मैं ये नहीं आपको कहता कि आप अमेज़न पे अपने आप को रजिस्टर कराइए प्रोडक्ट के लिए। मैं चाहता हूं आप अपनी सोच बड़ी करें और आप भी अमेज़न जैसी वेबसाइट बनाएं। ऐसा नहीं है स्कोप कभी लिमिटेड हो गया हो, अमेज़न बंद गई तो आगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी बनी है। मैरिज से संबंधित बने, कितनी युवकों ने MBA चाय वाला बना। इन सब के पीछे अगर कोई चीज है तो सोच है, आपकी विल है, आपकी प्यास है, आपकी थ्रस्ट है। उसे जिंदा रखिए।
टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे क्या होगा? आपकी समझ, आपका आईक्यू लेवल, वो आपको अपना प्रयोग करना है। मैंने कल भी आपको बताया था एक बहुत बड़ा सेंटेंस जो मुझे जीवन में वाकई ये पसंद है कि अपनी समझ से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं। कभी कभी आपके पास शस्त्र होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि समय पे आप समझ नहीं लगाते। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, नॉलेज है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन अपनी समझ के बिना वो शास्त्र उनके लिए जहर हो जाते। किताबें हैं जो आपने पढ़ रखी है, अगर उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आप नहीं प्रयोग करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी समझ सबसे बड़ा शास्त्र और सबसे बड़ा शस्त्र है। उसको रोज पॉलिश करें, उसको रोज क्लीन करें, तो तभी टेक्नोलॉजी भी आपके काम आ पाएगी। और बिजनेस को ऑटोमेशन लाने के लिए बहुत जरूरी है, वरना आप किसी लाला की तरह चौकीदार बने रहेंगे 80 साल में। एक छोटी सी दुकान खोल के वहीं उसने जिंदगी बिता देता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आजकल टाटा बिरला और ये आपका जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी, ये अपनी फैक्ट्रीज में थोड़ा जाते हैं, अपने रिटेल शोरूम में थोड़ा जाते हैं। अभी ललित अग्रवाल जी, अगर आप कहानी सुनो, वी मार्ट के जो ओनर है, 200 उनकी शॉप्स है, उन्होंने देखी भी नहीं। जो फ्रेंचाइजी का और फ्रेंचाइजर का कंसेप्ट है, तो वहां लोग ओनर सभी जहां थोड़ा ना रहे ऑटोमोशन पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उन्होंने उपयोग किया। तो आज इस तरह की भ्रांति अपने दिल में बिल्कुल ना पाले कि यार मेरे 4 भाई होते तो मैं बिजनेस बड़ा करता। ये सारी बातें सोच के बहाने न ढूंढे, इन्फीरियरिटी न पाले, और टेक्नोलॉजी की ताकत का प्रयोग करके अपनी समझ को साथ रख के आगे बढ़े और बड़ा व्यापार उपयोग करूं। उसकी सोच को कैसे सोचूं और मैं कैसे व्यापार कर सकता हूं। निरंतर कॉन्टिन्यूटी जो खोजता है, इनोवेटिव होता है, किस तरह से हर एस्पेक्ट में आप इनोवेटिव रहे। कम स्टॉक में मैं कैसे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता हूं, किस तरह से छोटे स्टोर की कम कॉस्ट करके मैं ज्यादा कस्टमर ला सकता हूं, ज्यादा स्टॉक रख सकता हूं, किस तरह से मैं अभी कम टेक्नोलॉजी पे पैसे खर्च करके ज्यादा उसका उपयोग कर सकता हूं, एक सॉफ्टवेयर में मैं क्या क्या ज्यादा डाल सकता हूं। तमाम तरह के इशू है। अगर आप खोजी होंगे, आपके अंदर ये प्यास होगी, मुझे करना है कुछ। कल आप एक बुटीक के बारे में किसी ने पूछा था, गारमेंट्स की जिसकी शॉप थी, किसने पूछा था एक सवाल, क्या था आपका सवाल? एमआरपी का क्वेश्चन था। तो ये आपने सोचा है, ये खोजी होने का प्रतीक है, ये इनोवेटिव होने का एक प्रतीक है कि आपने सोचा गारमेंट्स में ये है, उधर एमआरपी लिखा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या सवाल कैसे होगा। तो ये एटीट्यूड अपना बरकरार रखिए हर जगह और इनसे सीखिए। ये इनोवेशन का पार्ट है। जो प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह से हल किया जाए, उसका कैसे सॉल्यूशन ढूंढा जाए, इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। चाहे वो कस्टमर बिहेवियर के बारे में, मैं आपको कल भी कह रहा था कि अनहैप्पी कस्टमर जो है वो आपको ज्यादा सिखा सकता है, ज्यादा इनोवेटिव बना सकता है। अनहैप्पी कस्टमर के साथ चिड़चिड़े मत होइए, उससे प्रवोक के बात मत कीजिए, वो आपको उसे लर्निंग का पार्ट बनाएगा। तो वो कहीं और से हो, आपकी अर्निंग जरूर बढ़ेगी, उससे नहीं होगी लेकिन और कस्टमर से होगी। और एक दिन अगर आप उसके साथ भी एग्री हो जाएंगे तो भी एक दिन आपको पहल होगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो, कितने कस्टमर रिपीट आते हैं, कितने रेगुलर कस्टमर हो गए, कितने कस्टमर आके प्रमोटर बन गए। कई कस्टमर प्रमोट बहुत मीडिया का काम करते हैं कि उस शॉप पे चले जाओ जी, बहुत बढ़िया है, मालिक बहुत बढ़िया, आप बैठिए, बहुत बढ़िया मालिक है, उसने बड़ा हंस के बात करते हैं, ये प्रमोटर है। एक कस्टमर पहले आपके पास आता है, फिर रिपीट होता है, फिर रेगुलर बनता है, फिर प्रमोटर बनता है, फिर एक दिन आपका एडवोकेट बन जाता है। ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आप कुछ अच्छा बुरा भी कर देते हैं तो भी आपकी वकालत करता है समाज में। अजय नहीं जी, कोई अगर कहता है कि उन्होंने मेरे से पैसे ज्यादा लगा दिए तो वो आपकी वकालत करता है वहां, नहीं वो तो ज्यादा पैसे लगा नहीं सकता, उनके रेट तो बिल्कुल सही है, तो वो आपका एडवोकेट बन गया। लेकिन इस एडवोकेट बनाने तक कैजुअल
कस्टमर को रेगुलर, रिपीट और प्रमोटर से लेकर एडवोकेट बनाने तक आपको कस्टमर एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बिहेवियर का, उसके ईगो का ध्यान रखना पड़ेगा। वही कस्टमर जो आपकी कभी बुराई करता था, उसे आप अपने एडवोकेट बनाने तक ला सकते हो अपने एनालिसिस, उसके मनोविज्ञान का प्रयोग करके। तो मैं आपको कह रहा था कस्टमर के बारे में भी इनोवेटिव हुई है, प्रोडक्ट्स के बारे में भी इनोवेटिव हुई है, अपने स्टोर के बारे में भी इनोवेटिव हुई है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी इनोवेटिव हुई है। जो जो टॉपिक्स है उसके बारे में सोचते रहिए। बिजनेस और जॉब में यही फर्क है। आप जब जॉब करते हैं तो शाम हो गई तो आप अपना बैग उठाया जाओ, कंपनी जाए बाहर में, आग लगे कंपनी। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इसमें पूरी एक किताब लिखी गई है, एटीट्यूड, डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। आप जब ओनर होते हैं तो आपको अलग ढंग से सोचना पड़ता है, और जब आप एम्प्लॉय होते हो तो आप कहते हो ड्यूटी खत्म होगी 5 मिनट, मेरी सैलरी खाते में क्रेडिट हो ही जानी। लेकिन फिर आप एम्प्लॉय ही बने रह जाओगे। अगर सोच डेवलप नहीं करोगे तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आप कर पाओगे, ओनर नहीं बन पाओगे। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में स्टेटस में कितना फर्क है ये आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं। आज सुंदर पिचाई भी एम्प्लॉय है गूगल का, चाहे उसकी कितने करोड़ डॉलर सैलरी हो। तो आप ऑनर बनिए, चाहे अपनी छोटी सी रिटेल शॉप बनिए। ऑनर का स्टेटस अलग है, उसकी सोचने का ढंग अलग है, उसे एक्सपोजर का ढंग जो है वो, उसका एक्सपोजर जो होना है वो बड़े से बड़े जॉब में नहीं होता, जो एक छोटे से बिजनेस वाले का एक्सपोजर होता है। तो इसके लिए इनोवेटिव सोच क्रिएट होनी बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन वर्ड बना डिफरेंस। कितने लोग यहां बैठे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे जो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो भेड़ों की तरह जीवन जीना चाहते हैं या शेर की तरह जीना चाहते हैं? शेर की तरह कितने लोग जीना चाहते हैं? ओके, भीड़ भेड़ों की होती है, शेर जीवन में अकेला चलता है, जंगल का अकेला राजा है। शेर से किसी ने पूछा था कि तुम्हारा इलेक्शन कब हुआ, तुम राजा कब बन गए जंगल? इलेक्शन तो कभी हुआ नहीं। और ये इन्होंने कभी कहा भी नहीं कि तुम राजा हो। तुम्हें जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? कैसे बन गए तुम जंगल के राजा? उसने कहा क्योंकि मैं अपने आप को राजा समझता हूं, इसलिए मुझे लोग राजा समझते हैं। इस बात बताने का अभिप्राय मेरा ये था क्योंकि शेर ने जो जवाब दिया, थिंक्स डिफरेंटली, उसकी सोच है उसके पीछे, मैं कॉन्फिडेंस है उसका, मैं अपने आप को राजा समझता हूं। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। आप ही सुबह शीशे के सामने जाकर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। हाय मैं कैसा हूं, मेरा रंग गोरा होता, मेरे बाल काले होते, मेरी रिंकल्स ना होती, तो लोग तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सुबह मुझे मिरर के सामने जाके पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं कितना खूबसूरत हूं, क्या मेरी पर्सनैलिटी है, भगवान ने कितना जबरदस्त मुझे बनाया है। अपने आप को अप्रिशिएट करो, you will bound to appreciate. पहले अपनी प्रशंसा करें। अब ये कैसे होगा? अपनी सोच डिफरेंट, जो मैं मैटर, मेरा जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है। शिव खेड़ा की बुक पढ़ी होगी मेरे ख्याल आप लोगों ने, हाउ यू विल विन, हाउ यू कैन विन, है ना एक बुक, सुना नाम किसी ने? बहुत फेमस बुक हुई है। उसकी जो कोड है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि सक्सेस पीपल डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, सक्सेस पीपल डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। वो आम चीजों को भी डिफरेंट ढंग से करते हैं।
डिफरेंट होने के लिए आपको क्या करना है? रिटेल शॉप्स बहुत चलती है, बहुत खुलती है, फिर क्यों बंद हो जाती है? आपकी शॉप बंद ना हो, आप कैसे कामयाब हो, उस रिटेल शॉप को कामयाब करने के लिए ही, आपको डिफरेंट बनाने के लिए ये कार्यशालाएं बनाएंगे। यू डू द रिटेल ट्रेड डिफरेंटली। रिटेल ट्रेड तो एक आम चीज है, सभी करते हैं। यू डू दिस विद अ डिफरेंट वे। अब वो डिफरेंस किस ढंग से हो सकता है? आप अपने आप को डिफरेंट किस ढंग से दिखा सकते हैं? आप सर्विसेज के मामले में डिफरेंट दिखा सकते हैं। सबसे पहले आप रिटेल ट्रेड कर रहे हैं, सर्विसेज इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप भी कभी शॉपिंग पे जब जाते हैं तो कोई आपको गारमेंट्स है या कोई और प्रोडक्ट खरीद के लाए, आपको पसंद नहीं आता तो आप वापिस करने जाते हैं, बदलने जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? आपका एक्सपीरियंस होगा। तो उस समय ग्राहक के साथ जो रिटेल ट्रेडर का बिहेवियर होता है वो अगर डिफरेंट हो जाए तो यू विल बी डिफरेंट। बहुत सारे दुकानदार से मैं, अरे सुबह सुबह आप बदलने आ गए। उसका माल बेचते हुए एटीट्यूड और होता है और बदलते हुए एटीट्यूड और होता है। तो आप उस समय शॉक होते हो, हर्ट होते हो कि यार तो खरीदने आए थे तब तो ये बड़े प्यार से बोल रहा था और बड़ा रुदली बोल रहा है। तो अगर ये अपनी पॉलिसी आप बदल लें, माल तो आपको बदलना ही है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो एक ही बार आप वो ग्राहक बना पाएंगे, अगली बार वो आएगा। और सुबह सुबह आपका तनाव हो जाएगा, इतनी टेंशन होगी कि आपका दिन अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। तो चीजों को एमिकेबली बना के उसे बेहतर सर्विस देने की कोशिश करें। चाहे वो सेल रिटर्न है, अच्छा नहीं लगता आपको, बिका हुआ माल वापस आ रहा है, लेकिन आपने लंबी बात सोचनी है कि इस कस्टमर को मुझे परमानेंट अपना कस्टमर बनाना है, रिपीट बनाना है, रेगुलर बनाना है, फिर प्रमोटर बनाना है। देन ये विल बी माय एडवोकेट। जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो बाहर आपकी वकालत करेगा, जी भाई साहब सुबह 10 बजे गया था, उसने बोली भी नहीं करी थी, मेरा माल बदल के दिया। आप उसके बारे में जो कह रहे हो बिल्कुल गलत है। ही विल बी योर एडवोकेट। लेकिन एडवोकेट बनाने के लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। भाई साहब बैठो ना, आप वही एटीट्यूड बनाओ, बल्कि और उससे अच्छा करो। कोई नीचे हो जाता है, बच्चे आजकल ऐसे ही हैं, उसे साइज नहीं पसंद आया होगा, ये कलर नहीं पसंद आया होगा, आप और देखो, दिखाओ भाई, मैं माल दिखाओ, बदल लो। आप कैसा लगेगा? आप अपने अंदर इस बात को विजुअलाइज करके देखो। जब आप माल बदलने जाते हैं किसी दुकानदार पे, हाउ ही बिहेव्स, अगर वो अपना बिहेवियर बदल ले तो ये सर्विसेज है। अमीर दिखने वाले ब्रांड पहनने वालों को लोग बड़ा अमीर आदमी समझते हैं। कंपनियों ने ये नस पकड़ी है ना, मनोविज्ञान पकड़ा है। जो मैन्युफैक्चरर है कि फला ब्रांड अगर पहनने वाला, रे-बैन का चश्मा पहनने वाला व्यक्ति अमीर समझेगा, यार 10,000 का चश्मा पहना हुआ। ऐसा नहीं है कि बाकी चश्मे बेकार है, लेकिन उस चश्मे को 4 गुनी कीमत बेचने के लिए जो ब्रांड बनाया कंपनी ने, उस ब्रांडिंग के लिए क्या करना है? आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है। रिटेल ट्रेड में आपके पास जो ब्रांड बिकते हैं वो तो ब्रांड है ही, आप खुद ब्रांड बन सकते हैं। सर्विसेज देके, क्वालिटी रखे, अपने आप को डिफरेंट बना के। जब आप अपने आप को डिफरेंट बना लेंगे तो आप अपने आप एक ब्रांड होंगे। अमुक व्यक्ति के उसमें शोरूम पे चलो, उस रिटेल शोरूम पे चलो, वो खुद अपना नाम बन चुका हुआ। आपने देखा है ना, सरगोदा वाले के बाद पूरी गाने चलो। सरगोदा दुकान हालांकि पुरानी हो गई है, हमारे टाइम पे ब्रांड था। मैं आप उधर रहते हैं, तक्कड़गंज में दुकान है सरगोदा स्वीट्स। भाई कल वहां गए थे, सरगोदा की पूरी खुलवाई। उस आदमी ने अपना ब्रांड बना लिया, तेरा नाम है सरगोदा स्वीट्स, उसकी पूरी मशहूर हो गई। और सालों तक लोग सहारनपुर में जब गेस्ट भी आते थे तो वो कहते थे सरगोदा की पूरी खुलवा। ये क्या है? इंडिविजुअल ब्रांडिंग। लेडीज सूट खरीदना हो, कोई नेहरू मार्केट में फैशन लिबास पे चलो,
अब फैशन लिबास अपने आप में कोई ब्रांड का नाम नहीं है, शोरूम का नाम है, लेकिन वो ब्रांड बन गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कहां से शॉपिंग कर गए हो? अरे मैं तो फैशन लिबास से लाई, क्योंकि वहां शॉपिंग करना एक स्टेटस सिंबल बन गया। उस ओनर ने अपने आप को ब्रांड बना लिया। किस तरह से ब्रांड बनाया, उसके पीछे की जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, सर्विसेज, उसका अपना पर्सनल बिहेवियर, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें पर्सनल ब्रांड बनाती है। तो आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाने का भी ध्यान रखें। पर्सनल अपने ब्रांड्स बेचने के साथ साथ जब आप खुद ब्रांड बन जाएंगे तो नॉन ब्रांडेड चीजें भी आपके पास वैसे बिकेंगी जैसे ब्रांडेड चीजें। मैं समराइज करने की मुझे जरूरत नहीं है, रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। मैं इसे अंतिम कड़ी में लाते हुए 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, चाहे वो लोकेशन ढूंढनी हो, चाहे सिलेक्शन ढूंढना हो, चाहे आपने स्टोर मैनेज करना हो, चाहे स्पेस मैनेज करना हो, चाहे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना हो। अपने अंदर का जील जिंदा रखें, अपने अंदर की थ्रस्ट जिंदा रखें, अपनी समझ को रोज पॉलिश करें, तो कुछ भी असंभव नहीं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पर, आप सबने मेरे साथ बोलना है। इस कार्यक्रम को फिर अंतिम कड़ी में ले जाकर आप सभी के साथ इसको समाप्त करेंगे, आप सभी के रिपीटेशन के साथ। तलब है अगर मंजिल तक पहुंचने की, तलब है अगर मंजिल तक पहुंचने की, तो कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती। बड़ी से बड़ी ठोकर भी आपको गिरा नहीं सकती। जुनून है अगर जीतने का, तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। तो इस पूरे सेशन की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बुकिश नॉलेज के अलावा इस सेशन को मैं इस बात से समाप्त करता हूं कि आपको अपना जुनून जिंदा रखना है। इस पूरे सेशन का अगर मैं एक वर्ड समराइज करूं तो वह जुनून, ज़ील, उत्साह, प्यास, कुछ भी आप कह सकते हैं। उसे अगर जिंदा रखेंगे तो आपको कोई भी हार हरा नहीं पाएगा। मैं और सब स्टूडेंट हम सब गुलशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर ने अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया और इतनी अच्छी अच्छी आपको बातें बताई कि रिटेल मैनेजमेंट में कैसे कैसे बिजनेस करना है, कैसे रिटेलिंग करनी है, आपको शॉप को कैसे मैनेज करना है, और जैसे आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, तो टेक्नोलॉजी को आप बिजनेस में किस तरह से इन्वॉल्व बिजनेस को कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है। अगर कोई नेचुरल रेमेडीज आ जाती है तो आपको अगर बिजनेस माइंड अप करने की जरूरत पड़ती है तो किस तरह आपको ग्रेजुअली करना है, एकदम से आपको बिजनेस माइंड अप नहीं करके ग्रेजुअली को करना है। और भी सर ने बहुत अपने सर्किल ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि कैसे कैसे बिजनेस में क्या क्या आप लोगों को चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है। और एक और क्या स्पेशल बात बताई सर ने कि अपने जुनून को, बताइए क्या कहा सर ने, अपने जुनून को हमेशा जिंदा रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, लाइफ में खूब तरक्की करो आप सब। थैंक यू।